नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अमरकांत की लिखी कहानी दोपहर का भोजन जो बीए भाग 2 के पाठ्यक्रम में है उस पर चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम अमरकांत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अमरकांत जी प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार हैं और माना यह जाता है विद्वानों के द्वारा कि इन्होंने प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। नई कहानी का जो प्रतिपाद्य है, जो भी नई कहानीकार हैं उनकी कहानी का जो प्रतिपाद्य है वो मध्य वर्ग रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य वर्ग में आर्थिक अभाव, आशा, निराशा, संत्रास, घुटन, तनाव, विपन्नता आदि की स्थितियां कमोबेश विद्यमान रहती ही हैं और इन्हीं का वर्णन इन कहानीकारों के कहानियों में हमें देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि अमरकांत या अमरकांत के जैसे जो दूसरे नई कहानीकार हैं वो मध्य वर्ग को आधार बना करके ही अपनी कहानियों का लेखन करते हैं। ये उनकी लिखी गई कहानियाँ जो हैं वो उनकी अनुभूति की प्रामाणिकता को आधार प्रदान करती हैं, उनकी अनुभूति की प्रामाणिकता का दस्तावेज है। तो आइए हम कहानी पढ़ते हैं। दोपहर का भोजन। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की अंगुलियां या जमीन पर चलते चींटे चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया। वह हाय राम कहकर जमीन पर लेट गई। यहाँ पर सिद्धेश्वरी एक मध्यवर्गीय परिवार की महिला है और उसे वो दोपहर में खाना बना करके सबके खाने का इंतज़ार कर रही है और उस समय के दृश्य का वर्णन है। उसे प्यास लगती है और अचानक से पानी पी लेती है। जैसा कि गांव में या जो ग्रामीण परिवेश है या जो लोग आंचलिकता से जुड़े हुए हैं वहाँ पे ये कहा जाता है कि अचानक से पानी पी लेने पे कलेजे पे हक से लग जाता है। कुछ कमोबेश ऐसा ही यहाँ सिद्धेश्वरी के साथ हुआ है और वो हाय राम कह करके बैठ गई है। लगभग आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। वह बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखा। फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पर सोए 6 वर्षीय प्रमोद पर जम गई। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थीं। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे। उसका पेट हड़िया की तरह फूला हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था। उस पर अनगिनत मक्खियां बैठ उड़ रही थीं। यहाँ पर जो भाषा है वो देखने योग्य है, वो उस पर वो विचार करने योग्य है। लिखते हैं कि 6 वर्षीय प्रमोद पर और टूटे खटोले के पर जो 6 वर्षीय प्रमोद नाम का बच्चा सोया है उस पर उसकी माँ की निगाहें जम जाती हैं। ओसारा शब्द अब जहाँ से आया था, जिस अंचल से, जिस गांव से, जिन गांवों से पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश और बिहार की पृष्ठभूमि में ओसारा शब्द गांव के बरामदों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो शब्द गांव से ही विलुप्त हो रहे हैं। तो अमरकांत की कहानी में एक ओसारा शब्द आया। दूसरा ये उपमा दे रहे हैं कि छाती की हड्डी, उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे। ककड़ियाँ जो जायद की फसल में खीरे और ककड़ी होते हैं, तो ककड़ी जो सूख गई है उस तरह से उस बच्चे का हाथ पैर जो है वो सूख चुका है। इससे स्पष्ट रूप से ये जाना जा सकता है कि बच्चे को भरपूर पोषण नहीं मिल रहा है। पेट हड़िया की तरह फूला हुआ था। जब से हमारे समाज में स्टील के बर्तन और नॉन स्टिक बर्तनों का प्रचलन शुरू हुआ, तब से हमारे गांव से हड़िया का भी कल्चर समाप्त हो गया। हड़िया की परंपरा भी, मिट्टी की हांडी होती थी और वो हांडी की परंपरा समाप्त हो गई, इसलिए शब्द भी समाप्त हो गए। यहाँ पर वो हड़िया शब्द हमें सुनने को मिल रहा है। वो कह रहे कि पेट जो है वो हड़िया की तरह फूला हुआ है। उसका मुंह खुला था और उस पर अनगिनत मक्खियां बैठ उड़ रही थीं।
वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया। एक आध मिनट शून्य खड़ी रहने के बाद बाहर के दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। वो अपने परिवार के सदस्यों के आने की राह देख रही है। 12 बज चुके थे, धूप अत्यंत तेज थी। कभी कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जाते। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई। उसके आसमान तथा खड़ी कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। एक दो क्षण बाद जब उसने सिर को किवाड़ से काफ़ी आगे बढ़ाकर गली के छोर तक निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। उस घोर दोपहरी में वो जब रास्ता देखते देखते थक गई है भोजन बनाने के बाद, तो वो गली के बाहर देखना चाहती और देखती कि उसका बड़ा लड़का रामचंद्र उस दोपहर में आ रहा है। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी उसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया। चौकी जो तखत होती है गांव में, जो घरों में लकड़ी की तखत बनी जाती है, उसे चौकी भी कहा जाता है। चौकी के पास नीचे रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। वहाँ पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। पीढ़ा लकड़ी का बना हुआ, बैठने के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है, पीढ़ा उसे कहते हैं। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया, फिर वही बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था, उसके बाल अस्त व्यस्त थे, उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए। वह वहीं से भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहारती रही। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू, लेकिन उसने कुछ न उत्तर देने पर डर गई। लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंख खोली। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नज़रों से देखा, फिर झट से उठ बैठा। जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह फिर चौकी पर आकर बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यहीं लाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके? सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। लंबा दुबला पतला गोरा रंग, बड़ी आंखें और होठों पर झुर्रियाँ। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडरी का काम सीखता था, पर साल ही उसने इंटर पास किया था। यहाँ रामचंद्र के बारे में बता रहे हैं कि वो इंटर पास किया हुआ बच्चा है और किसी प्रेस में प्रूफ रीडिंग, मतलब किसी भी चीज़ को कायदे से पढ़ने का काम करता है। प्रूफ रीडिंग में जब कोई चीज़ लिखी जाती है और वो प्रिंट होने के लिए फाइनल तैयार होती है, उसके पहले उसकी प्रूफ रीडिंग होती है फाइनल प्रिंटिंग के पहले, कि अगर उसमें कहीं कोई मात्रात्मक अशुद्धि हो तो उसे शुद्ध किया जा सके। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर सामने रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक भांति से देखा। कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियोला दाल, चने की तली तरकारी। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन रामचंद्र का छोटा भाई है और वो माँ से अपने छोटे भाई के बारे में पूछ रहा है। मोहन सिद्धेश्वरी का मझला लड़का था। उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष की थी और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तहान देने की तैयारी कर रहा था। वह न मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई। उसने झूठ मूठ कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। हमेशा की बात करता रहता है, हमेशा उसी की बात करता रहता है। प्रायः आमतौर पर माएँ अपने बच्चों के किए हुए पर जैसे पर्दा डालती हैं, वैसे ही वो अपने बड़े बेटे के सामने छोटे बेटे के घूमने जाने पर वो ये बताती है कि वो किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया हुआ है और वो पढ़ने में बड़ा तेज है और उसकी तबीयत हमेशा पढ़ने में ही लगी रहती है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा। एक टुकड़ा मुंह में और रख कर
भर गिलास पानी पी गया, फिर खाने में लग गया। काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े तोड़े और धीरे धीरे चबा रहा था। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचे सिर करके अनजान रुखाई से बोला, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज हो गई। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के दो टुकड़े पाल के नाव की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए खड़खड़ैया एक्के की आवाज़ आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खर खर शब्द सुनाई दे रहा था। यहाँ पर अमरकांत जी ने उस परिवेश का जीता जागता चित्रण किया है कि गली में कैसे इक्का जा रहा है या बच्चा सांस ले रहा है तो कैसी ध्वनि आ रही है। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। रोया तो नहीं था? सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई। आज तो सचमुच नहीं रोया। वह बड़ा ही होशियार हो गया है। कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊँगा, ऐसा लड़का। पर वह आगे कुछ न बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी, फिर उसके लिए 1.5 घंटे रोते रोते सोया था। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा, सिर नीचे कर कर कुछ तेजी से खाने लगा। यहाँ पर माँ जो है अपने घर की स्थितियों को अपने बड़े बेटे रामचंद्र से बार बार छुपाने का प्रयास कर रही है। वो ऐसा क्यों कर रही है? बड़े बेटे के ऊपर पिता के बाद सर्वाधिक जिम्मेदारी होती है और बड़ा बेटा परिवार की समस्याओं को वो चाहता है कि पिता से बढ़ करके परिवार की समस्याओं को हल कर दे, और चूंकि वो हल कर नहीं पा रहा है और इसी अफनाहट में, इसी बेचैनी में, इसी व्याकुलता में वो परेशान रह रहा है। वो हर जगह कुछ नए कामों की तलाश करना चाह रहा है। माँ पूछ भी रही है कि वहाँ कुछ हुआ क्या, लेकिन कुछ शायद बात नहीं बनी। यहाँ प्रमोद के बारे में भी जब माँ बता रही है तो वो छुपा रही है कि एक दिन पहले वो कुछ रेवड़ी खाने के लिए रोते रोते सो गया था। संभवतः घर में इतने पैसे नहीं हैं, इतने संसाधन नहीं है कि वो एक छोटे बच्चे की ख्वाहिश को, एक रेवड़ी जैसी सस्ती चीज़ की ख्वाहिश को पूरा कर सके। परिवार, ऐसा प्रतीत होता है कि आर्थिक विपन्नता से जूझ रहा है। आर्थिक संकट ने परिवार को घेर रखा है। कमाई कम है, खाने वाले ज़्यादा हैं। स्वाभाविक सी बात है कि इस त्रासदपूर्ण समस्या का निराकरण किसी तरह से हो जाए, उसके लिए पूरा परिवार अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहा है। आगे देखते हैं कि यहाँ एक अंतिम पंक्ति की ओर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा, सिर नीचे करके कुछ तेजी से खाने लगा। माँ की ओर वो आश्चर्य से देख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो जान रहा है कि परिवार की परिस्थिति जो है वो बिल्कुल ही प्रतिकूल है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति के उपरांत माँ का अनुकूल उत्तर देना, माँ का परिस्थितियों को छुपाते हुए उत्तर का अनुकूल हो, माँ के उत्तर का अनुकूल होना उसे आश्चर्य में डाल रहा है और वो सारी परिस्थितियों को भांप कर वो चुप हो जाता है और चुपचाप भोजन करने लगता है। आगे देखते हैं, रामचंद्र हाथ से मना कर थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया कि एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ा कर बोल पड़ा, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा, खिला खिला कर बीमार कर डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचती हो, बस अपनी जिद, भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता। सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया, लोटे की ओर देखते हुए कहा, पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को अंगुलियों से के बजाय फिर से हाथ को दाल में रख लिया। एक दो क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में सरलता से रख लिया, जैसे वह भोजन का ग्रास न होकर पान का बीड़ा हो।
यहाँ इस पीड़ा को समझने की ज़रूरत है। इसी पीड़ा को अमरकांत अपनी कहानी में बताना चाह रहे हैं कि मध्यम वर्गीय व्यक्ति रोटी के एक टुकड़े के लिए कई बार इतना लाचार हो जाता है कि वो अपनी भूख को अपनी माँ से बता नहीं पा रहा है। माता चौके में रोटियों की उपलब्धता के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रही अपने बेटे को। वो उठने का उपक्रम कर रही है, वो उठ नहीं रही है, वो उठने का उपक्रम कर रही है। वो ये बताना चाह रही कि मैं तुझे एक रोटी और देना चाह रही हूँ, पर हाय रे गरीबी, हाय रे माँ की पीड़ा कि चौके में रोटी नहीं है। और बेटे को देखिए, बेटा भी वो जान रहा है कि घर में रोटी नहीं है। वो बार बार ये कह रहा है कि खिला के मार डालना चाहती हो क्या। अंत में उस रोटी के टुकड़े से दाल को जब वो समेट करके खाता है तो मानो वो लेखक बता रहे हैं कि वो रोटी नहीं, मानो पान का बीड़ा खा रहा हो। वो कितने आनंद से और कितनी मजबूरी में उस अंतिम कौर, उस अंतिम ग्रास को वो ग्रहण कर रहा है। मझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थी। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा न था। वह उम्र में अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। यह कहकर उसने अपने मझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। यहाँ पर माँ फिर से अपने बेटों के बीच प्रेम रोप रही है, प्रेम की सरिता बहाना चाह रही है कि परिवार की स्थितियों का प्रभाव परिवार के रिश्तों पर न पड़ने पाए। और वर्तमान में जो दशा हमारे परिवेश की है, हमारे समाज की है, कि परिवार की स्थितियां सबसे पहले अगर किसी को प्रभावित करती हैं तो पारिवारिक रिश्ते को प्रभावित करती हैं। अमरकांत यहाँ पर इस बात को प्रकाश में लाना चाह रहे हैं और मैं विद्यार्थियों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा ये ध्यान रखें कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, रिश्ते प्रभावित नहीं होने चाहिए। आगे वो कहते हैं कि मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा, फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई 2 रोटियों में से एक रोटी कटोरे की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आईं, वो दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी देती हूँ? मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं। मोहन को भी अपने रसोई की वास्तविकता का भान था। माँ तो खैर रसोई तैयार ही कर रही है तो उसे रसोई के बारे में भली भांति जानकारी थी। वो किस पीड़ा से गुजर रही है इसकी अनुभूति कर पाना शायद सबके बस की बात नहीं है। जो उन परिस्थितियों में रहा हो वही उस परिस्थितियों के बारे में जान सकता है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रसोई तो तैयार कर रही है पर पर्याप्त भोजन जो है वो किसी को नहीं दे पा रही है। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ा ही ले लो। तुम्हारे भैया ने 1 रोटी ली थी। मोहन ने अपनी माँ की ओर गौर से देखा, फिर धीरे धीरे उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो अब भूख नहीं, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती, न मालूम कैसी लग रही हैं। खैर अगर तू चाहती है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी ने कुछ कहते न बना, उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुड़ पी ही रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खस घसीटते हुए आए, राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया। मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से चला गया। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल तथा चने की तली तरकारी मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह से चुभला रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी।
किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर के चमड़े झूल रहे थे और गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियाएं तार तार लटक रही थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा ऊपर सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा है? सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी, हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है, बोला बाबूजी देवता के समान। फिर यहाँ माँ सिद्धेश्वरी जो है वो पिता और पुत्र के बीच प्रेम को रोकने का काम कर रही है। वो मानो इन झूठी बातों से परिवार के बीच उम्मीद को जिंदा रखना चाहती है कि ये जो समय है, इस समय की विषमता कुछ थोड़े ही दिनों के लिए है। अगर हम प्रेम से साथ रह गए तो अगर अच्छे समय की मियाद बहुत लंबी नहीं है तो बुरे समय की उम्र भी बहुत दिनों तक नहीं होती है, ये भी कट जाएगा। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आ गई। शर्माते हुए पूछा, हैं, क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है। यहाँ पिताजी की भी फूले नहीं समा रहे कि उनका बेटा उनके बारे में ऐसा सोच रहा है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था। उन्माद की रोगड़ी की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है, मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। माँ परिवार की धुरी होती है, माँ परिवार का आधार होती है, माँ परिवार में संस्कार और प्रेम की जड़ होती है, माँ परिवार में समन्वय स्थापित करती है, और सिद्धेश्वरी वही सारे काम कर रही है। माँ सिद्धेश्वरी जो है परिवार में वही समतल जमीन तैयार कर रही है जो परिवार का जो धरातल ऊबड़ खाबड़ सा प्रतीत हो रहा है, उसे अपने प्रेम से, अपने भाव से, अपने विचारों से समतल करने का प्रयास कर रही है, और सबको एक समान धरातल पर लाने का प्रयास यहाँ सिद्धेश्वरी कर रही है। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए कुछ हंस कर कहा, बड़का दिमाग का तो खैर काफ़ी तेज है, उसके लड़कपन में बड़ा नटखट भी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करा देता था उसे बर्राक याद रखता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार हैं, प्रमोद को कम समझती हो। यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक गिलास से युद्ध कर रहे थे। कुछ कठिनाई होने पर गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खर खर खांस कर खाने लगे। ये जो आखिरी पंक्तियां मैंने पढ़ी हैं उस पर गौर फरमाइएगा। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक ग्रास से युद्ध कर रहे थे। जो व्यक्ति 1.5 रोटियों को खा चुका है वो खुद को भुलावे में रख रहा है कि मैं अभी और देर तक खा रहा हूं, अर्थात वो स्वयं के अस्तित्व, स्वयं के पेट को धोखा देना चाह रहा है कि अभी भोजन और देर तक चल रहा है। और जब वो सूखी रोटी संभवतः नहीं चबाई गई तो वो पानी पी ले रहे हैं, और संभवतः भोजन कहीं अटक गया, उन्हें खांसी आ गई, फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज़ सुनाई दे रही थी। पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडुक लगातार बोल रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले, दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी की इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों में मौन व्रत धारण कर रखा हो, उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हों। सिद्धेश्वरी से जैसे रहा नहीं गया, बोली, मालूम होता है कि अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियाँ बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया। मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। फिर सूचना दी, गंगाशरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का MA पास है। यहाँ
अमरकांत जी लिख रहे हैं कि मुंशी जी चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया मानो उनसे बात करने वाले। कटोरी में चने के दाने हैं नहीं, चंद दाने हैं, और इस आशा से उसकी तरफ देख रहे हैं कि ये दाने पेट में जाने के बाद पेट की क्षुधा, पेट की आग समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों या गरीब परिवारों के रसोई के चित्र को बड़ी ही मार्मिकता से उकेरने का प्रयास अमरकांत जी ने किया है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे खुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी छठे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है। अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत ऊब सी गई है। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूँ। गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हड़िया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़ा गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊँगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगा। हाँ, खाते खाते नाक में दम आ गया है। यह कर ठहाका मारकर हंस पड़े। मुंशी जी अपने परिवार और अपने रसोई के बारे में जान रहे हैं, अपनी पत्नी की विचार और व्यवहार के बारे में भी जान रहे हैं कि वो स्वयं भूखा रह करके परिवार को भूखा नहीं रहने देगी। वो अपने हिस्से की रोटी मुंशी जी को खिलाना चाह रही हैं। इसलिए मुंशी जी परिस्थितियों को ताड़ गए हैं, परिस्थिति को भांप गए हैं, और वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि नमक खाने से तबीयत बिगड़ जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, गुड़ का शरबत बना लो और शरबत से जायका बदल जाएगा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि गुड़ के शरबत से पेट कुछ देर के लिए भर जाएगा, वो ये कह रहे हैं कि जायका बदल जाएगा। आगे लिखते हैं, मुंशी जी निपटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल लिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया। उसमें एक रोटी बची थी, मोटी, भद्दी और जली। उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा ही रही थी कि उसका ध्यान उसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया, दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और अब न मालूम कहाँ से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। सारा घर मक्खियों में से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान का किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्कों से उनकी छटनी न हुई हो। शाम को उनको काम की तलाश में कहीं न जाना हो। अंत में अमरकांत जी परिवार की वास्तविकता के बारे में बता रहे हैं कि 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग सरकार का एक विभाग है जिसमें वो सरकारी मुलाजिम के तौर पर थे, लेकिन उस विभाग से उनकी छटनी हो गई है और वो इस तरह से निश्चिंत हैं कि मानो शाम को उन्हें कहीं काम पर भी नहीं जाना है। उधर सिद्धेश्वरी जब खाना खा रही हैं तो आधी रोटी अपने संभवतः उस बच्चे के लिए रख रही हैं जो सोया हुआ है, आधी रोटी स्वयं के निवाले के रूप में ग्रहण कर रही हैं और टप टप उनकी आंखों से आंसू चू रहा है कि जाने कौन सा समय परिवार पर आ गया है कि हम लोग पेट भर भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं। ये एक माँ, एक गृहिणी, घर की लक्ष्मी, घर की मालकिन के लिए, घर के आधार और धुरी के लिए निश्चित रूप से ये बड़ी ही दारुण अवस्था है, बड़ी ही कष्ट की अवस्था है, भाव विह्वल कर देने वाली अवस्था है, जिसका चित्रण अमरकांत जी ने अपनी कहानी में बखूबी किया है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने का प्रयास कीजिए।